हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माई डेविल हस्बैंड सीज़न 2। अधीरा इस शब्द सी अपनी जगह पर मूर्ति बनकर खड़ी थी। उसी पल काजल सुबकते हुए बोली, माफ़ कीजिए मैडम, हमें बहुत डर लग रहा है। अबीरा का बचना मुश्किल लग रहा है। इतना खून बहने के बाद भला कोई बच पाया है क्या? अधीरा, जो अभी तक शांत खड़ी हुई थी, उसने घूरते हुए काजल की ओर देखा। जस्ट शट अप काजल, और तुम होती कौन हो हमें बताने वाली कि हमारी बच्ची बचेगी कि नहीं? हमारे अबीर जी अपनी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे, समझी तुम? अधीरा साक्षात दुर्गा लग रही थी। काजल अपने कदम पीछे खींचते हुए, माफ़ कीजिए मैडम। अधीरा गहरी सांस लेते हुए बोली, चली जाओ यहाँ से। जब से आई हो हमारी खुशियाँ छीन ली हैं तुमने, और हम तुम्हारा मकसद अच्छी तरह से समझते हैं, समझी तुम? काजल अपना मुंह टेढ़ा करते हुए अपने रूम में चली गई। फिर पलट कर तिरछी नज़रों से अधीरा की ओर देखी। व्यंग्यात्मक मुस्कान देती हुई बोली, ये तो शुरू बात है अधीरा मैडम, आगे आगे देखो होता है क्या। हम तुम्हारी हंसती खेलती दुनिया में आग लगा देंगे, सब फुर हो जाएगा। अधीरा आगे बढ़ी तो उसके कदम लड़खड़ा गए, जैसे उसकी दुनिया ख़त्म हो चुकी हो, उसके जीने की कोई वजह ही न बची हो। जैसे कि कदम लड़खड़ाते हुए कांता ने आकर अधीरा को संभालते हुए कहा, संभालिए मैडम खुद को। मैम साहब, हमारी राजकुमारी साहिबा को कुछ भी नहीं होगा, और साहब है ना, वो अभीरा बिटिया को कुछ नहीं होने देंगे। आप अच्छे से जानती हो, वो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज कराएंगे। कांता ने अधीरा को लिविंग रूम में पड़े सोफे पर बिठा दिया और झट से पानी का गिलास भरकर लाई। आप ये पीजिए मैडम। हम साहब को कॉल लगाकर देखते हैं। अधीरा की आंखों से आंसू सूख चुके थे, चेहरा पर बेइंतहा दर्द, रुंधा हुआ गला। कांता ने अभिमन्यु को कॉल लगाया तो कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। कांता ने हताश होते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा मैडम। वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु हॉस्पिटल पहुंचा, तब तक अभीरा के खून से उसके सारे कपड़े लथपथ हो चुके थे। अभिमन्यु अपनी बेटी को गोद में उठाए हॉस्पिटल के अंदर की ओर दौड़ा। सब अभिमन्यु की ऐसी हालत को देखकर हैरान रह गए। ये तो चौधरी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। उसी पल डॉक्टर मान्या अपने कैबिन से निकलकर बाहर आई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दूसरे ही पल उन्होंने पूरे स्टाफ को इन्फॉर्म किया और अभीरा को आईसीयू के अंदर ले जाने के लिए कहा। अभिमन्यु निराल होकर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। बस सब इधर उधर से दौड़ रहे थे, लेकिन अभिमन्यु अपनी दुनिया में खो गया था। उसे बेहद अफसोस हो रहा था। डॉक्टर मान्या ने अभिमन्यु को ब्लड का इंतजाम करने के लिए कहा। डॉक्टर मान्या की नर्स दौड़ती हुई अभिमन्यु के पास आकर बोली, सर, बच्ची का बचना मुश्किल है, प्लीज़ आप जल्दी जाकर ब्लड का इंतजाम कीजिए, तभी कुछ हो सकता है, वरना बच्ची नहीं बच पाएगी। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे सर। अभिमन्यु ने नर्स की बातें सुनी तो हैरत भरी नज़रों से देखते हुए बोला, हमें डॉक्टर मान्या से बात करनी है। डॉक्टर मान्या का केबिन किधर है? नर्स शोभा ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो केबिन है। अभिमन्यु तेजी से डग भरते हुए डॉक्टर मान्या के केबिन का दरवाज़ा नॉकआउट किया। डॉक्टर मान्या अब भी अपने किसी पेशेंट के साथ व्यस्त थी, लेकिन उनकी सेक्रेटरी पारुल ने बताया कि दरवाजे पर अभिमन्यु सर खड़े हुए हैं। जो दुनिया पर हुकूमत करता था, आज वो अपनी बच्ची के लिए दर दर भटक रहा था। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली। उसी पल डॉक्टर मान्या के केबिन का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर मान्या ने अभिमन्यु को देखते हुए कहा, आइए चौधरी साहब। सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बैठने के लिए कहा। अभिमन्यु डॉक्टर मान्या को बड़े ध्यान से देख रहा था, जैसे उसके हाथों में उसकी मासूम बच्ची की जान हो। डॉक्टर मान्या ने अभिमन्यु को इस तरह परेशान होते हुए देखा तो गहरी सांस लेते हुए बोली, देखिए मिस्टर अभिमन्यु, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी बेटी की जान बचाने की, लेकिन खून बहुत ज़्यादा निकल चुका है, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं अभी। और हाँ, आपको जल्दी ब्लड का इंतज़ाम करना होगा।
अभिमन्यु ने नम आँखों से डॉक्टर मान्या की ओर देखा और कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। उसी पल डॉक्टर मान्या ने कहा, हम समझ सकते हैं चौधरी साहब कि जब अपने सामने बच्चा तड़प रहा हो तो कैसा महसूस होता है। अभिमन्यु की आंखें डबडबा आई थीं, लेकिन अभिमन्यु अपने आंसू छिपाते हुए बाहर चला गया, क्योंकि उसे जल्द से जल्द ब्लड का इंतजाम करना था। लेकिन अंदर ही अंदर दिल बैठा जा रहा था, जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो। व्हाइट हाउस, चमचमाती सफ़ेद रंग की इमारत कमाल की लग रही थी। काजल अपना कैमरा लेकर गई और व्हाइट हाउस को कैप्चर करने लगी। वो भूल गई थी कि अभिमन्यु जितना सरल स्वभाव का दिख रहा था, लेकिन वो जस्ट अपोजिट था। अधीरा लिविंग रूम में सोफे पर बैठी बस एकटक अभीरा की फ़ोटो को देख रही थी। उसी वक्त बादलों से बिजली चमकने लगी। अधीरा चीखते हुए बोली, अभी अंदर चलो। लेकिन उसके सामने तो कांता खड़ी हुई थी। अधीरा सहमते हुए बोली, तुम यहाँ हो कांता, और हमारी बच्ची? अधीरा जोर जोर से सिसकते हुए बोली, कांता, अगर हमारी बच्ची को कुछ हो गया तो हम जीकर क्या करेंगे? और हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारी ज़िंदगी तो नरक बन जाएगी, और ये सब हमारी गलती की वजह से हो रहा है। हमारी बच्ची हमें बार बार कह रही थी कि हमें व्हाइट हाउस छोड़कर नहीं जाना। वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन हमारे ऊपर ही भूत सवार था। कांता ने टेबल से पानी का गिलास उठाकर अधीरा की तरफ बढ़ाया। प्लीज़ मैम साहब, अपने आप को शांत रखिए। आपने कल रात से कुछ भी नहीं खाया, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अधीरा की आंखें बरस रही थीं और ज़ोर ज़ोर से चीखी, हमारी बच्ची कांता, तो मैं वो कभी छत पर ही जाती तो। इतना बोलते ही अधीरा लड़खड़ा गई और सोचने लगी, अभीरा बेडरूम में, फिर वो इतनी जल्दी छत पर कैसे पहुंच गई? उसने आवाज़ भी नहीं दी। आखिर क्यों? कोई तो जो उसे मारना चाहता है, लेकिन कौन? काजल? नहीं, वो ऐसी इतना घिनौना काम नहीं कर सकती है। वो इतना घटिया कैसे हो सकती है? उसी पल टेबल पर रखा अधीरा का मोबाइल रिंग किया। आखिर किसका कॉल होगा? जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।